नमस्ते। मैं सुलता महाराणा आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल एसएम एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज मैं MST 7 भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा का जो चैप्टर 3 है, अध्याय 3 भाषा विज्ञान की पाश्चात्य परंपरा को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो पाठ परिचय देखते हैं। भाषा विज्ञान की संकल्पना एक आधुनिक एवं पाश्चात्य प्रविधि है। भाषा विज्ञान की जो संकल्पना है एक आधुनिक एवं पाश्चात्य प्रविधि है। आधुनिक भाषा विज्ञान का सूत्रपात सर विलियम जोन्स ने तुलनात्मक अध्ययन के रूप में किया था। भाषा विज्ञान जहाँ भाषा के सभी परिवर्तनों एवं प्रयोगों के रूप में उपस्थित सभी प्रकार की जीवंत बोलियों को महत्व देता है एवं उनके विश्लेषण का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है, वहीं व्याकरण भाषा को स्थिर एवं मानक रूप में बद्ध कर उसके सभी प्रकार के विचलनों को अस्वीकार कर शुद्ध भाषा की कोटि से बाहर कर देता है। अतः भाषा विज्ञान एक पाश्चात्य चिंतन परंपरा है जो विश्व की सभी भाषाओं पर समान रूप से दृष्टिपात करता है। भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषाओं का वर्गीकरण ध्वनि, अर्थ, वाक्य एवं संरचना में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन होता है। अतः भाषा के सभी रूपों को भाषा वैज्ञानिकों ने चिंतन का विषय बनाकर भाषा के संबंध में क्रांतिकारी जानकारी हासिल की। यह भाषा चिंतन प्रणाली है तो पाश्चात्य परंपरा से व्युत्पन्न, किंतु संस्कृत भाषा के अध्ययन के संदर्भ में ही इसकी शुरुआत होती है। फिर देखते हैं भाषा विज्ञान का सूत्रपात कहाँ से हुआ। भाषा विज्ञान एक आधुनिक चिंतन की संकल्पना है, यानी जो विज्ञान है ये आधुनिक चिंता है, जिसका सूत्रपात सर विलियम जोन्स ने संस्कृत, लैटिन, ग्रीक के तुलनात्मक अध्ययन से हुआ है। तुलनात्मक अध्ययन के कारण ही इसे कंपैरेटिव फिलोलॉजी कहा जाता है। भारत में भाषा वैज्ञानिक चिंतन के रूप में शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण आदि का प्रचलन अति प्राचीन रहा है, किंतु आधुनिक भाषा विज्ञान की रूपरेखा पाश्चात्य चिंतन की देन है। यानी आपको भाषा विज्ञान का सूत्रपात पता चला, एक आधुनिक चिंतन है और जोन्स विलियम के अनुसार उनके द्वारा ये सूत्रपात हुआ है। संस्कृत, लैटिन, ग्रीक के तुलनात्मक अध्ययन से हुआ है और यह एक जो भाषा वैज्ञानिक के चिंतन के रूप में शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण आदि का प्रचलन इसमें ही हुआ है और ये आधुनिक भाषा विज्ञान के रूपरेखा में पाश्चात्य चिंतन की देन है। यानी ये पाश्चात्य चिंतन है लेकिन आधुनिक भाषा विज्ञान के रूप में यह रूपरेखा लेती है। भाषा चिंतन की परंपरा आधुनिक एवं बिल्कुल नई नहीं है। जो भाषा चिंतन की परंपरा है वो आधुनिक या बिल्कुल नई नहीं है, ये पाश्चात्य चिंतन है। यह प्राचीन काल से ही चिंतन का विषय रहा है। भाषा के अध्ययन का आरंभ सर्वप्रथम यूनान में हुआ था। यूनान एक जगह है जो भाषा का अध्ययन सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? यूनान में हुआ था। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु आदि विचारकों ने भाषा चिंतन को प्रश्रय दिया तथा ध्वनियों का वर्गीकरण एवं ध्वनि भेद पर अपने विचार व्यक्त किए। इसके साथ ही डियोनिमियस थ्रेक्स ग्रीक भाषा के प्रथम व्याकरण थे। इन्होंने स्वर तथा व्यंजन के भेद को स्पष्ट किया था। इसके शिष्य डिस्कोलस ने वाक्य विज्ञान पर कार्य किया। 18वीं सदी से
हर्डर जेविस ने भाषा चिंतन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ये कोई जो भाषा चिंतन है ये कोई आधुनिक नहीं है और यह बिल्कुल नई नहीं है, ये पाश्चात्य चिंतन है और ये यूनान में सर्वप्रथम आरंभ हुआ था। बहुत सारे जो भाषाविद हैं, विचारक हैं, जैसे कि सुकरात, प्लेटो, अरिस्तु आदि विचारकों ने भाषा चिंतन को प्रश्रय दिया था। इसे उन्होंने विचार किए थे ध्वनि का वर्गीकरण एवं ध्वनि भेद पर विचार किए थे और इसके साथ ही डियोनोमियस थ्रेक्स ग्रीक भाषा के प्रथम व्याकरण थे। इन्होंने स्वर तथा व्यंजन के भेद को स्पष्ट किया था। कि इन्होंने डियोनोमियस थ्रेक्स ने इन्होंने स्वर तथा व्यंजन को के भेद को स्पष्ट किया था। इनके शिष्य डिस्कोलस ने वाक्य विज्ञान पर कार्य किया था और यह 18वीं सदी से हर्डर जेविस ने भाषा चिंतन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो आपको याद रह गया है सब नाम। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में भाषा विज्ञान का सूत्रपात अमेरिकी भाषा वैज्ञानिक ब्लूमफील्ड तथा जेनेवा स्कूल के फर्डिनेंड द सस्योर से माना जा सकता है। इस युग में भाषा को अर्जित वस्तु मानकर समाज में उपस्थित भाषिक परिवर्तनों को ग्राह्य माना गया था तथा व्याकरण को प्रमुखता देने की आवश्यकता उसे इनकार किया है। ध्वनि और अर्थ को भाषा के क्रमशः बाह्य और आंतरिक तत्व के रूप में मानते हुए पृथक अध्ययन पर गौर किया गया। भाषाओं का अध्ययन अब पद से आगे बढ़कर वाक्य और वाक्य से आगे प्रयुक्ति तक पहुंच गया है। यानी पद से वाक्य, वाक्य से प्रयुक्ति तक पहुंच गया है। अतः भाषा विज्ञान के अध्ययन का सफर व्याकरण संबंधी आरंभिक प्रयोगों से शुरू होकर आज समाज के अंतर्गत होने वाले सभी प्रकार के भाषिक प्रभावों के अध्ययन तक विस्तृत हो गया है। सस्योर के पश्चात आधुनिक भाषा विज्ञान के अनेक स्कूल स्थापित हुए हैं जिन पर कहीं न कहीं संस्कृत का प्रभाव अवश्य परिलक्षित होता है। जर्मनी स्कूल, फ्रांसीसी स्कूल, ब्रिटिश स्कूल, रूसी स्कूल, डेनमार्क स्कूल, अमेरिकी स्कूल, ब्लूमफील्ड स्कूल, चाम्स्की स्कूल, हार्वर्ड स्कूल आदि। भाषा विज्ञान के पाश्चात्य परंपरा में आधुनिक भाषा विज्ञान के अंतर्गत किसी एक भाषा के अध्ययन के विज्ञान की संकल्पना नहीं है, बल्कि यह भाषा विज्ञान की किसी भी भाषा पर समान रूप से लागू है। अतः भाषा विज्ञान के अंतर्गत विभिन्न अध्ययन पद्धतियों को अपनाया गया। ऐतिहासिक, तुलनात्मक, वर्णनात्मक, संरचनात्मक, व्यवहारिक और सर्वेक्षण आदि। तो इस पर आप देख रहे हो पाश्चात्य प्रभाव क्या क्या पड़ रहा है। तो बार बार सुनिए और इसे नोट भी कीजिए। एक एक सब जो नया है याद नहीं रहता उसे नोट कीजिए। फिर हम देखते हैं तुलनात्मक भाषा विज्ञान क्या है। तो तुलनात्मक भाषा विज्ञान आपको टिप्पणियाँ में भी आ सकता है, तो इसे ध्यान से सुनिए। जिस पद्धति के अंतर्गत दो या दो से अधिक भाषाओं की ध्वनियों, पदों, शब्दों, वाक्यों, रूपों एवं अर्थों आदि भाषा अवयवों की परस्पर तुलना करते हुए वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है, तुलनात्मक भाषा अध्ययन पद्धति कहलाता है। याद रहा क्या है? जिस पद्धति के अंतर्गत, तुलनात्मक भाषा विज्ञान एक पद्धति है जिस पद्धति के अंतर्गत दो या दो से अधिक भाषाओं की ध्वनियाँ हो। ध्वनि आपको पता है, पदों, शब्दों, वाक्य, रूपों और अर्थों आदि भाषा अवयवों की परस्पर तुलना, आपस तुलना करके वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है। इनकी तुलना करके वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है। उसी को ही, उस पद्धति को तुलनात्मक भाषा अध्ययन पद्धति कहते हैं। इसी कारण भाषा विज्ञान को तुलनात्मक भाषा विज्ञान भी कहते हैं, यानी भाषा विज्ञान को तुलनात्मक भाषा विज्ञान भी कहते हैं। इस अध्ययन पद्धति के अंतर्गत
समकालिक एवं ऐतिहासिक भाषा सामग्री की भी आवश्यकता पड़ती है। वास्तव में आधुनिक भाषा विज्ञान का जन्म ही तुलना के रूप में हुआ है। इस तुलना ने विभिन्न भाषाई समाजों के बीच की समानता को प्रस्तुत किया है। अतः भाषा परिवार का वर्गीकरण भाषा की तुलनात्मक पद्धति के कारण ही संभव हो सका, तो ऐतिहासिक पद्धति ने इस तुलना के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई है। ध्यान से सुनिए। इस अध्ययन पद्धति के अंतर्गत समकालिक एवं ऐतिहासिक भाषा सामग्री की भी आवश्यकता पड़ी, यानी जो तुलनात्मक पद्धति में ऐतिहासिक और समकालिक जो सामग्री की आवश्यकता पड़ी। वास्तव में आधुनिक भाषा विज्ञान का जन्म ही तुलना के रूप में हुआ है। आधुनिक भाषा विज्ञान का जन्म जो है तुलना से ही हुआ है। इस तुलना ने विभिन्न भाषीय समाजों के बीच की समानता को प्रस्तुत किया है। अतः भाषा परिवार का वर्गीकरण भाषा की तुलनात्मक पद्धति के कारण ही संभव, जो भाषा का जो वर्गीकरण है, भाषा परिवार का जो वर्गीकरण है वो तुलनात्मक पद्धति के कारण ही संभव हो सका, तो ऐतिहासिक पद्धति ने इस तुलना के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई। तुलनात्मक भाषा विज्ञान का महत्व भाषा शिक्षण के संदर्भ में भी कम नहीं है। तुलनात्मक भाषा विज्ञान का महत्व भाषा शिक्षण के संदर्भ में भी कम नहीं है। विभिन्न भाषाओं की प्रकृति की जानकारी हमें इसी विश्लेषण पद्धति से मिलती है। संस्कृत, हिंदी, लैटिन और ग्रीक भाषाओं की समानता को प्रदर्शित करने के लिए उदाहरण द्रष्टव्य है। जैसे कि पितृ, ये संस्कृत में है तो हिंदी में पिता, पैटर जो लैटिन में है, पैटर ग्रीक में है, पितर फारसी में है। इसी प्रकार अनेक शब्दों की समानता के तुलनात्मक भाषा विज्ञान के द्वारा व्हिटनी महोदय ने अपनी पुस्तक लैंग्वेज एंड इट्स स्टडी में स्वीकार किया है कि भाषा विज्ञान का विज्ञान के रूप में प्रारंभ ही संस्कृत के यूरोप में प्रवेश करने के बाद हुआ है। भाषाओं का वर्गीकरण करते भाषा कितनी प्रकार का है, तो आपको तुलनात्मक भाषा विज्ञान पता चला किसे कहते हैं, कहाँ से आया है, कि क्या क्या सामग्री लगती है, फिर इस तरह से उदाहरण भी हमने दे दिया। तो भाषाओं का वर्गीकरण देखते हैं। पहला है पारिवारिक वर्गीकरण। भाषाओं का वर्गीकरण में पहला आपका आता है पारिवारिक वर्गीकरण। क्या है ये? विश्व की भाषाओं के लिए तुलनात्मक भाषा विज्ञान के सिद्धांत ने वर्गीकरण का आधार प्रस्तुत किया है। विश्व की भाषाओं के लिए तुलनात्मक भाषा विज्ञान के सिद्धांत ने वर्गीकरण का आधार प्रस्तुत किया है। जो विश्व की भाषाओं के लिए किसने जो वर्गीकरण का आधार प्रस्तुत किया है, तुलनात्मक भाषा विज्ञान ने ही किया है। विद्वानों ने विश्व भाषाओं का पारिवारिक या ऐतिहासिक वर्गीकरण दो प्रकार से किया है। श्याम सुंदर दास, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी आदि विद्वानों ने अध्ययन की सुविधा के आधार पर भौगोलिक दृष्टि से निम्न 4 भाषा खंडों में वर्गीकरण किया है। किन किनों ने? डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी आदि विद्वानों ने अध्ययन की सुविधा के आधार पर भौगोलिक दृष्टि से निम्न 4 भाषा खंडों में वर्गीकरण किया है। कितने खंडों में? 4 खंडों में। यूरेशिया, पहला क्या है? यूरेशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा प्रशांत महासागरीय, चौथा अमेरिका। यहाँ सामीहामी परिवार को उभयनिष्ठ मान लिया गया है। विश्व की भाषाओं को आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा ने 18 परिवारों में बांटा है, जो निम्नलिखित है। क्या क्या है? ये विषय पहले भी किसी एक चैप्टर में आ चुका है, लेकिन ये दिसंबर 2018 का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसे फिर से दोहरा रही हूँ। तो हमने कहाँ थे कि 18 परिवारों में आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा ने 18 परिवारों में बांटा है इसे। भाषाओं को क्या क्या है? भारत यूरोपीय परिवार। पहला है भारत यूरोपीय परिवार, दूसरा है द्राविड़ परिवार, तीसरा है बुरुस्की परिवार। पहला भारत यूरोपीय परिवार, दूसरा द्राविड़ परिवार, तीसरा हुआ आपका बुरस्की परिवार, चौथा उराल अलाई परिवार,
उराल अलाई परिवार, पाँचवा है कक्केसी परिवार, छठा है चीनी परिवार, सातवां है जापानी कोरियाई परिवार, आठवां है अति उत्तरी परिवार, नौवां है बास्क परिवार, 10वां है सामी हामी परिवार, 11 है सूडानी परिवार, 12 है बंतु परिवार, 13 है होंते तोत बुसमेनी परिवार, चौथा है मलय बहुद्वीपीय परिवार, 15 है पापुई परिवार, 16 है ऑस्ट्रेलियाई परिवार, 17 है दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार, 18 अमेरिकी परिवार। ये जो 18 परिवार है इसे आप एक बार लिख लीजिए, याद रह जाएगा। विश्व की भाषाओं का सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए विद्वानों ने अनेक भाषाओं में समानता के लक्षण देखे। तत्पश्चात दैनिक प्रयोग में आने वाले पदार्थों, सर्वनामों, संज्ञाओं, संख्यावाचक शब्दों, क्रियाओं के व्याकरणिक नियमों में साम्यता उपस्थित दिखाई दी। इस आधार पर डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा ने कहा है कि भाषाओं के परिवार वर्गीकरण हेतु 6 आधार पर उनका परीक्षण किया जाना चाहिए, जो निम्न में है। पहला है ध्वनि, दूसरा है पद रचना, तीसरा है वाक्य रचना, चौथा है अर्थ, पांचवा है शब्द और शब्द भंडार और छठा है स्थानिक निकटता। विभिन्न भाषाविदों के मतों में भिन्नता होने के बावजूद डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा एवं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी द्वारा मान्य उपयुक्त विवेचन ही समीचीन प्रतीत होता है। दूसरा है आकृतिमूलक वर्गीकरण। तो हमने देखा कि जो पारिवारिक वर्गीकरण, परिवार के अनुसार वर्गीकरण देखे, 18 परिवार में उन्हें बांटा गया है। फिर हमने देखा कि भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण है तो 6 आधार पर उनको भाग किया है: ध्वनि, पद रचना, वाक्य रचना, अर्थ, शब्द भंडार और स्थानिक निकटता। अब हम देखते हैं आकृतिमूलक आकृति के अनुसार कितने प्रकार के वर्गीकरण हुए हैं। आकृतिमूलक का आधार संबंध तत्व है। आकृतिमूलक का आधार संबंध तत्व है। इसमें वाक्य तथा पद रचना संबंधी विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें 2 बातों को आधार बनाया जाता है। पहला है वाक्य में शब्द का पारस्परिक संबंध प्रकट करने का ढंग, अर्थात अर्थ तत्व। वाक्य में शब्द का पारस्परिक संबंध प्रकट करने का ढंग। दूसरा है शब्द बनाने का ढंग, उपसर्ग, प्रत्यय आदि लगाकर अर्थ शब्दों के अवयवों का पारस्परिक संबंध। यानी आकृतिमूलक में आपको याद रखना है जो वाक्य में शब्दों का क्या संबंध है और शब्द बनाने के ढंग में प्रत्यय उपसर्ग का कैसे प्रयोग किया गया है, जो अवयवों है उनका क्या पारस्परिक संबंध है, इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। इस वर्गीकरण को रूपात्मक, रचनात्मक या पदात्मक भी कहते हैं, क्योंकि इसमें रूप का परिवर्तन होता है, इसलिए आप रूपात्मक कहते हैं। रचना भी होती है, रचनात्मक कह सकते हैं, या पद भी। यहाँ पर जो पद है उनके रूप को यहाँ पर चेंज किया जाता है, जैसे उपसर्ग, प्रत्यय, ये सब लगाकर, या उनका क्या परस्पर संबंध है, इसे पदात्मक भी कहते हैं। आकृति और रूप का अर्थ एक ही है, अतः आकृतिमूलक और रूपात्मक पर्याय एक से है। रचना उस आकृति या रूप की निष्पत्ति प्रक्रिया की व्याख्या है। पदात्मक का संबंध भी रचना से ही है, ये डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा ने कहा है। डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री ने रचना शब्दों का आकृति की दृष्टि से भाषाओं के 3 वर्ग इस प्रकार किए हैं: आयोगात्मक, योगात्मक, विभक्ति युक्त। अन्य विद्वानों ने प्राय भाषाओं को आकृति की दृष्टि से मोटे तौर पर 2 मार्गों में विभाजित किया है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने पाश्चात्य विद्वान स्लेगल का उदाहरण देते हुए 2 वर्गों की बात की है, जबकि नॉप ने 3 वर्ग की है। यानी भोलानाथ तिवारी जी ने पाश्चात्य विद्वान स्लेगल का उदाहरण देते हुए 2 वर्गों की बात की है, जबकि नॉप ने 3 वर्ग की बात की है। आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा ने आकृतिमूलक वर्गीकरण के रूप में भाषाई परिवार को 2 वर्गों में विभाजित किया है। पहला है आयोगात्मक, दूसरा है योगात्मक।
आयोगात्मक भाषा के अंतर्गत संसार की 20 भाषाएं आती हैं जिनके वाक्य में सभी शब्द अविकारी, स्वतंत्र एवं अवयव रूप होते हैं। उदाहरण स्वरूप चीनी, तिब्बती, अनामी, वर्मी, सियामी, सूडानी भाषाएं आती हैं। इन वर्ग की चीनी भाषा को प्रमुखता से स्वीकार किया जाता है। इस भाषा परिवार की कुछ विशेषताएं डॉक्टर शर्मा ने गिनाई हैं। पहला है आयोगात्मक भाषाओं का व्याकरण नहीं होता। दूसरा है पदक्रम का बहुत महत्व होता है। तीसरा है स्वर के कारण अर्थ में परिवर्तन होता है, इसलिए स्वर भेद से एक ही शब्द अनेक अर्थ का वाचक हो जाता है। चौथा है कहीं कहीं निपात से भी शब्द या वाक्य की रचना में सहायता ली जाती है। उदाहरण स्वरूप चीनी के शब्द ता के अनेक अर्थ है। चीनी के जो शब्द ता के अनेक अर्थ है। जब महता संज्ञा, महान विशेषण, महान होना क्रिया, महत्वपूर्वक क्रिया विशेषण, इसमें कौन सा अर्थ उपस्थित होगा यह वाक्य में प्रयोग के द्वारा ही जाना जा सकता है। ध्वनि परिवर्तन और नियम। भाषा परिवर्तन यानी अभी ध्वनि परिवर्तन और उसके कुछ नियम देखते हैं। भाषा परिवर्तन के क्रम में ध्वनि परिवर्तन का महत्वपूर्ण स्थान है। भाषा परिवर्तन के क्रम में ध्वनि परिवर्तन का महत्वपूर्ण स्थान है। ध्वनि स्तर का परिवर्तन प्रत्येक भाषिक समुदाय में एक प्रक्रिया के रूप में चलता रहता है। ध्वनि परिवर्तन के नियम के संबंध में डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने कहा है कि कुछ विशिष्ट भाषा की कुछ विशिष्ट ध्वनियों में कुछ विशिष्ट काल और कुछ विशिष्ट दशाओं में हुए नियमित परिवर्तन या विकार को उस भाषा का ध्वनि नियम कहते हैं। ध्वन्यात्मक परिवर्तन जिस नियम के अनुरूप होता है वो एक विशिष्ट भाषीय नियम होते हैं जो प्रत्येक भाषा के लिए अलग अलग होता है। साथ ही ध्वनि का नियम किसी भी भाषा के प्रत्येक ध्वनि परिवर्तन पर लागू नहीं होता। कुछ परिवर्तन नियम के विपरीत भी हो जाते हैं। ध्वनि परिवर्तन अन्य ध्वनि सापेक्ष होती है अर्थात आसपास की ध्वनियों से भी नियंत्रित होती है। ध्वनि नियम का सर्वाधिक उपयुक्त और प्रतिष्ठा प्राप्त उदाहरण ग्रिम नियम है। इन नियम को व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक आधार प्रदान करने वाले विद्वान याकोब ग्रिम ने अपने पूर्ववर्ती विद्वान राशक और ईरे से प्रेरणा लेकर नियम की स्थापना की। फलतः भाषा वैज्ञानिक याकोब ग्रिम के नाम पर ही इसे ग्रिम नियम कहा जाता है। इसके अंतर्गत संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, ग्रथिक, जर्मन आदि भारतीय यूरोप परिवार की भाषाओं की तुलना के प्रसंग में ग्रिम ने देखा कि मूल भारतीय यूरोप भाषा की कुछ ध्वनियाँ जर्निक शाखा में कुछ दूसरे ही रूप में प्रयुक्त मिलती है। सूक्ष्मता से विचार करने पर ग्रिम को उस ध्वनि परिवर्तन में व्यापकता दिखी और उससे उसे नियमबद्ध करने का प्रयास किया। उसके द्वारा निर्धारित ध्वनि परिवर्तनों का संबंध दो ध्वनिया परिवर्तनों से है। प्रथम ध्वनि परिवर्तन तथा द्वितीय परिवर्तन। उदाहरण स्वरूप डॉक्टर देवेंद्रनाथ शर्मा ने इसे रेखा चित्र से समझाया है। आप देख रहे हो यहाँ पर एक ट्रायंगल है और यहाँ पर घोष महाप्राण में यहाँ पर 3 अक्षर लिखे गए हैं घ ध म और यहाँ पर अघोष अल्प प्राण में क त प और घोष अल्प प्राण में ग द व। तो इस नियम को समझने हेतु संस्कृत और जर्मनिक अंग्रेजी के उदाहरण को समझना पड़ेगा। संस्कृत में देखा क कौन, हाँ, जर्मनिक अंग्रेजी में हु यानी कौन। अघोष क है, यहाँ पर अघोष क है। तो अघोष अल्पविराम है। द्वितीय ध्वनि परिवर्तन के अंतर्गत जर्मनिक भाषाओं के अंदर ही परिवर्तन का स्वीकारा गया है अर्थात उच्च जर्मन और निम्न जर्मन भाषा के बीच होने वाले परिवर्तन को द्वितीय ध्वनि परिवर्तन कहते हैं। ग्रिम नियम के अंतर्गत कुछ अपवाद भी मिल जाते हैं अर्थात इस ध्वनि परिवर्तन के भीतर जब क त प संस्कृत रूप में आते हैं तो यह नियम लागू नहीं होते हैं। इसी अपवाद के समाधान के रूप में इसके कारण को स्पष्ट करने वाले भाषा वैज्ञानिक कार्ल
अडोल्फ वार्नर ने ध्वनि संबंधी जो नियम बनाया वह वार्नर नियम या फेरनर नियम कहलाता है। वार्नर ने देखा कि क त प ध्वनियाँ गाथिक में ख थ फ में परिवर्तित होने के स्थान पर ग द ब में परिवर्तित हो जाती है। इसका समाधान वार्नर ने किया। इसके अनुसार भारोपीय मूल के क त प के स्थानों में गाथिक आदि जर्मनिक भाषाओं में ग्रीम के अनुसार वर्ग परिवर्तन ख थ फ तभी होते हैं जब क त प के पूर्व स्वराघात हो, परंतु स्वराघात क त प के बाद बातें स्वर पर होते तो परिवर्तन एक पग और आगे ग्रामसन की भांति ग द ब हो जाते। वस्तुतः ग्रीम नियम का परिवर्तित रूप ग्रामसन एवं वार्नर पेश करते हैं। फिर देखते ऐतिहासिक भाषा विज्ञान। ऐतिहासिक भाषा विज्ञान क्या है? वर्णनात्मक भाषा विज्ञान में जहाँ किसी भाषा के काल विशेष के स्वरूप का अध्ययन किया जाता है, वहीं ऐतिहासिक भाषा विज्ञान में किसी भाषा के विभिन्न कालों एवं सोपानों के स्वरूप का सापेक्ष अध्ययन किया जाता है। अतः ऐतिहासिक भाषा विश्लेषण पद्धति वो है जिसमें किसी एक भाषा के पद, शब्द, ध्वनि, वाक्य, रूप आदि के उद्भव एवं विकास का कालक्रम के आधार पर विश्लेषण किया जाता है। भाषा की यह पद्धति भाषा परिवर्तन के रूप में किसी एक भाषा का समग्र अध्ययन प्रस्तुत करती है। उदाहरण स्वरूप भारतीय भाषा हिंदी का यदि ऐतिहासिक पद्धति से विश्लेषण करें तो निम्न रूप सामने आएंगे: संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश हिंदी। भाषा विज्ञान की ऐतिहासिक पद्धति में वर्णनात्मक पद्धति का समावेश भी आवश्यक ही हो जाता है। इस पद्धति में विविध कालिक विकास को प्रदर्शित करते समय किसी काल विशेष की स्थिति को भी दिखाना आवश्यक हो जाता है। ऐतिहासिक भाषा विज्ञान का उद्भव पाश्चात्य चिंतन का परिणाम है। साथ ही यह विश्लेषण पद्धति पाश्चात्य विद्वानों द्वारा संस्कृत के ज्ञान प्राप्त करने से ही उत्पन्न हुई। ग्रीक, लैटिन आदि भाषाओं के विशिष्ट संदर्भ में वे इस कार्य में प्रवृत्त हुए और उन्होंने देखा कि यूरोप की अन्य भाषाओं का संस्कृत से सीधा संबंध है। 19वीं सदी का काल ऐतिहासिक भाषा पद्धति का स्वर्ण युग माना जाता है। फिर देखते हैं भाषा परिवर्तन। भाषा में परिवर्तन एक अनिवार्य एवं सतत प्रक्रिया है। इस प्रकार का परिवर्तन अत्यंत सूक्ष्म एवं धीमी गति से होता है। फलतः यह परिवर्तन पीढ़ी दर पीढ़ी व्यक्ति को प्राप्त होता रहता है और अंततः हजारों वर्षों के उपरांत भाषा के व्यापक परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। परिवर्तन की यह प्रक्रिया भाषा के सभी अंगों, ध्वनि, पद, रूप, वाक्य, शैली आदि में दिखाई देती है। परिवर्तन के संबंध में फ्रेडरिक स्लेगल का कहना है कि किसी भाषा के संज्ञा एवं क्रियापदों से प्रत्यय उसी प्रकार फुट निकलते हैं जिस प्रकार वृक्ष से नई कोपले एवं अंकुर प्रस्फुटित होते हैं। भाषा के 4 अंगों ध्वनि, पद, वाक्य और अर्थ में परिवर्तन होता है। ध्वनि परिवर्तन क्या है? ध्वनि किसी भी भाषा की सबसे न्यूनतम इकाई है। इस इकाई में परिवर्तन होने से भाषा में परिवर्तन होता है। मानव मुख से उच्चारित ध्वनियों का घिसना, शामिल होना एवं ध्वनि की अदला बदली या फिर नई ध्वनियों का आ जाना, यह एक क्रम के अनुसार चलता रहता है। भाषा परिवर्तन के आंतरिक कारणों में प्रयत्न लाघव ध्वनि परिवर्तन से संबंधित है। इस प्रयत्न लाघव के अंतर्गत आने वाली प्रक्रियाएं ही ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं है जो निम्नलिखित है। पहला है आगम। आगम क्या है? एपेंथेसिस। इसके अंतर्गत उच्चारण के क्रम में किसी नए स्वर अथवा व्यंजन को शामिल कर लिया जाता है। आगम होता है उच्चारण के क्रम में किसी नए स्वर अथवा व्यंजन को शामिल कर लिया जाता है, अर्थात
किसी शब्द के उच्चारण में किसी खास ध्वनि के उच्चारण संबंधी कठिनाई को सुलभ बनाने के लिए किसी नए स्वर अथवा व्यंजन को उस ध्वनि के साथ उच्चारित किया जाना ही आगम कहलाता है। यानी अभी समझिए कि कोई ध्वनि है या कोई उच्चारण करे किसी खास ध्वनि को, और वहाँ पर हम कुछ उसे सरल बनाने के लिए कोई नई ध्वनि उसे जोड़ रहे हैं, तो उस पद्धति को ही आगम कहते हैं। यह एक सहज प्रक्रिया है जो समाज में स्वाभाविक रूप से देखने को मिल जाती है। आगम स्थान के भेद के आधार पर आगम के 3 भेद हैं: आदि, मध्य तथा अंत्य। उदाहरण के रूप में कुछ शब्द द्रष्टव्य है, जैसे स्कूल, स्कूल, यहाँ पर ई, यानी देखो स्कूल को अगर आप प्रोनाउन नहीं कर पाते तो इसे हम कुछ नए ध्वनि लगा दिए, जैसे ई स्कूल, यहाँ पर ई। सखलित तो असखलित, स्टेशन, स्टेशन, ए लगा दिए। स्त्री में स्त्री, ई लगा दिए। स्थिति में अस्थिति, अ लगा दिए। अस्थाई में अस्थाई लगा दिए। तो इसके अतिरिक्त धर्म, धर्म, र लगा दिए। कर्म, कर्म, र लगा दिए। अंत्य आगम बहुत ही कम होती है। दूसरा है लोप यानी लॉस। आपने आगम जाना, किसी ध्वनि को सरल बनाने के लिए कुछ नए ध्वनि लगा दी जाए तो उसे आगम कहते हैं। अब हम लोप की ओर चलते हैं। इस परिवर्तन में किसी स्वर अथवा व्यंजन ध्वनि का लोप हो जाता है। इस प्रकार के परिवर्तन से जब 2 संयुक्त ध्वनियों के उच्चारण में कठिनाई होती है तो प्रयुक्ता किसी एक का लोप कर उच्चारण में सुविधा प्राप्त करता है। यह लोप भी आदि, मध्य एवं अंत्य में होता है। समझिए इसे। इस परिवर्तन में लोप जो है, इस परिवर्तन में किसी स्वर अथवा व्यंजन ध्वनि का लोप हो जाता है। स्वर या व्यंजन ध्वनि का लोप हो जाता है। और इस प्रकार के परिवर्तन से जब 2 संयुक्त ध्वनियों के उच्चारण में कठिनाई होती है तो प्रयुक्ता किसी एक का लोप कर उच्चारण में सुविधा प्राप्त, यानी किसी एक को किसी एक उच्चारण या ध्वनि को लोप किया जाता है। इससे उच्चारण में सरलता आती है। यह लोप भी आदि, मध्य और अंत्य में होता है। मानव की प्रवृत्ति सदैव से शॉर्टकट जाने की रही है, अतः आलसी प्रवृत्ति की रही है। इसी की परिणाम लोप है। उदाहरण के रूप में कुछ लोप द्रष्टव्य है, जैसे स्टेशन में टेंशन, स यहाँ पर लोप हो गया। अनाज में अनाज, अ। ज्येष्ठ में जेठ, य। स्थल में थल, स। दुग्ध में दूध, ग इत्यादि यहाँ पर लोप हो गए। तीसरा देखते हैं संगम अथवा समीकरण। जब 2 ध्वनियाँ एक दूसरे के समीप होने पर उच्चारण की सुविधा के लिए एक हो जाते हैं तो संगम या मर्ज अथवा समीकरण कहलाती है। यानी 2 ध्वनियाँ मिल जाती है आपस में सरल होने के लिए, तो इसे संगम कहा जाता है। यह समीकरण भी 2 प्रकार की होती हैं, पूर्वगामी तथा पश्चगामी। पूर्वगामी तथा पश्चगामी। उदाहरण देखिए, पत्र, पता, धर्म, धम, श्रेष्ठ, सेठ, दुर्वा, दुब, कर्म, काम, अग्नि, आग, निद्रा, निंद इत्यादि। तो यहाँ पर देखें एक ध्वनि एक दूसरे के समीप होने या उच्चारण करके उसे शॉर्ट कर दिया जाता है, मर्ज किया जाता है। चौथा है विषमीकरण। विषमीकरण देखते हैं। इस परिवर्तन में 2 समान ध्वनियों में से एक ध्वनि किसी समान ध्वनि के प्रभाव में अपना स्वरूप छोड़कर दूसरी बन जाती है। यानी एक ध्वनि दूसरी 2 ध्वनि होती है और इसमें से जो एक ध्वनि है दूसरे के प्रभाव में अपना स्वरूप भूल जाता है, छोड़कर दूसरा बन जाता है। ऐसे प्राय तभी होता है जब एक ही प्रकार की ध्वनियाँ पास पास रहती हैं। उदाहरण देखते हैं, कंकण यानी कंगन, प्रकट यानी पगट, मुकुट यानी मयूर इत्यादि द्रष्टव्य है। 5वां है विपर्य। विपर्य क्या होता है? विपर्य, विपर्य, इसका अर्थ है उल्टना, उलटना, उलटना यानी उल्टा हो जाना, उलटना। विपर्य क्या है? उलटना, ट्रांसपोजिशन। कभी कभी उच्चारण के क्रम में ध्वनियों का क्रम परिवर्तित हो जाता है।
कभी कभी क्या है, ध्वनियों का क्रम जो है परिवर्तित हो जाता है अथवा आपस में बदल जाते हैं, तो उसे विपर्य विपर्यय कहते हैं। विपर्यय के दो कारण होते हैं, एक तो तेजी से बोलने से तथा दूसरा दोषपूर्ण श्रवण से होता है। एक तो हम तेजी से बोलते हैं, जैसे कि अब देखिए मैं विपर्यय है तो इसे विपर्य, तो यहाँ पर तेजी से बोलने से मैंने एक य के उच्चारण छोड़ दी, और विपर्यय बोलने से ये संपूर्ण उच्चारण होता है। तो तेजी से बोलने से हम जब छोड़ देते हैं किसी को, तो इसमें ये बोलना हो जाता है दोषपूर्ण सुनने से, या आप कुछ गलत सुन लिए। जैसे कि उदाहरण, अमरूद को अरमूद, डूबना को बुड़ना, पिचास को पिचास, आदमी को आमदी इत्यादि। चौथा है परिवेश पर आधारित ध्वनि परिवर्तन। एक ही भाषा समाज के अंतर्गत उच्चारित एक ही भाषा के अंतर्गत उच्चारित एक ही भाषा के अंतर्गत उच्चारित ध्वनियों में भेदों के पीछे उनका रहन सहन एवं वातावरणीय परिवेश कारक बनता है, जैसे उष्मीकरण, घोषीकरण, अघोषीकरण, महाप्राणीकरण, अल्प प्राणीकरण, मात्रा भेद आदि। ये पेज के अंत में है, देखिए। अर्थात हिंदी भाषा के अंतर्गत ही देखा जाए तो बिहारी हिंदी बोलने वाले एवं हरियाणी की हिंदी की ध्वनियों में पर्याप्त अंतर दिखाई जाता है। ध्वनि परिवर्तन की दिशाओं के साथ साथ ध्वनि परिवर्तन के आंतरिक एवं बाह्य दो कारण हैं। आंतरिक कारण ध्वनि की अपनी प्रवृत्ति एवं विशेषता है, जबकि बाह्य कारण मानव की प्रयोग संबंधी भूलों एवं सुविधा अनुसार प्रयोग के द्वारा होने वाले परिवर्तन है। ध्वनि परिवर्तन की दिशाओं के साथ साथ ध्वनि परिवर्तन के आंतरिक एवं बाह्य दो कारण हैं। आंतरिक कारण क्या होती है? ध्वनि की अपनी प्रवृत्ति एवं विशेषता है जो आंतरिक है, जबकि बाह्य कारण क्या होते हैं? मनुष्य के द्वारा जो भूल होते है या सुविधा अनुसार जो वो ध्वनि को परिवर्तन कर देता है, जैसे मुख सुख या प्रयत्न लाघव, सादृश्य, भ्रामक, व्युत्पत्ति, बालाघात, अनुकरण की अपूर्णता, भावुकता, विभाषा का प्रभाव, सहजीकरण आदि। अब अर्थ परिवर्तन देखते हैं। भाषा परिवर्तन के अंतर्गत केवल ध्वनि एवं पद के परिवर्तन की प्रक्रिया ही परिचालित नहीं होती है, बल्कि अर्थ भी परिवर्तित होता रहता है। अर्थ का परिवर्तन एक प्रकार से अर्थ का विकास है। अर्थ भी स्थायी एवं अपरिवर्तनीय नहीं है। भाषा वैज्ञानिकों के मतों के आधार पर अर्थ परिवर्तन की 3 दिशाएं निर्धारित हुई हैं। पहला है अर्थ विस्तार, एक्सपांशन ऑफ मीनिंग। दूसरा है अर्थ को संकोच, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मीनिंग। तीसरा है अर्थ देश, ट्रांसफरिंग ऑफ मीनिंग। तो अर्थ विस्तार देखते हैं, पहला वाला देखते हैं एक्सपांशन ऑफ मीनिंग। अर्थ परिवर्तन की दिशाओं में अर्थ विस्तार प्रधान रूप से किसी शब्द के आरंभिक अर्थ से विस्तृत अर्थ तक के सफर से संबंधित है। अर्थ का विस्तार तभी होता है जब उसके साथ सादृश्य, सहचर्य, समीप्य तथा मुख्यार्थ से संबंध अन्य अर्थ का संयोग होता है। उदाहरण स्वरूप, प्रवीण शब्द का अर्थ आरंभ से वीणा बजाने में कुशल होने के अर्थ में प्रवीण का अर्थ होता है आरंभ में वीणा बजाने में कुशल होने के अर्थ में प्रयुक्त होता है, जबकि बाद में प्रवीण का मतलब किसी भी कार्य में दक्षता प्राप्त से होता गया है। इसी तरह कुशल शब्द का अर्थ प्रारंभ में कुश लाने वाले था तथा कुश लाने का कार्य अत्यंत विवेचकता से करना पड़ता था, अतः आगे चलकर कुशल का अर्थ चतुर का पर्याय बन गया। इसी प्रकार महाराज पहले शासक हुआ करते थे, आज खाना पकाने वाले रसोई को महाराज कहते हैं। अर्थ संकोच देखते हैं। यहाँ पर अर्थ विस्तार जो हो गया, जो एक अर्थ था और दूसरे अर्थ में उससे परिवर्तित किया गया, उसका मतलब अलग हो गया। अब अर्थ संकोच देखते हैं। अर्थ संकोच अर्थ के विस्तार के साथ साथ उसका संकुचन भी होता है। किसी काल में कोई शब्द विस्तृत अर्थ का वाचक होता था,
वही अब किसी सीमित अर्थ में प्रयुक्त होने लगता है। उदाहरण के रूप में जलज शब्द का अर्थ जल में उत्पन्न से है, किंतु कमल के पर्याय के रूप में उसका अर्थ संकोच हो गया है। गम धातु से गो शब्द प्रचलित हुआ, जिसका अर्थ प्रत्येक चलने वाली वस्तु से था, किंतु आज गो का अर्थ गाय नामक पशु तक सीमित रह गया। अर्थ संकोच के कई कारण हो सकते हैं: समास, उपसर्ग, विशेषण, परिभाषिकता, नामकरण, प्रत्यय इत्यादि। तीसरा है अर्थादेश। इस परिवर्तन में अर्थ का विस्तार या संकोच नहीं होता है, बल्कि अर्थ ही बदल जाता है। अर्थात जिस शब्द से पहले किसी अन्य अर्थ का बोध होता है, उसी शब्द से अब किसी अन्य अर्थ का बोध होने लगा। जैसे असुर शब्द पहले देवताओं के अर्थ पर प्रयुक्त होता था, किंतु अब असुर राक्षसों के लिए प्रयोग होता है। गांव में रहने वाले व्यक्ति को पहले गंवार कहते थे, अब मूर्ख व्यक्ति को गंवार कहते हैं। आकाशवाणी का अर्थ पहले देववाणी था, अब उसका प्रयोग रेडियो के लिए होता है, यानी यह अर्थादेश में होता है। अर्थ परिवर्तन की दिशा के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अर्थ का परिवर्तन कभी तो बुरे से अच्छे के रूप में और कभी अच्छे से बुरे के रूप में होता है। जिन अर्थोपकर्ष एवं अर्थात्कर्ष कहते हैं। अर्थोपकर्ष का मतलब है अर्थ का अपकर्ष, डाउनफॉल होना, जबकि अर्थोत्कर्ष का अर्थ है अर्थ का उत्कर्ष यानी राइज होना। संरचना परिवर्तन देखते हैं। भाषा परिवर्तन के रूप में भाषा की संरचना में भी परिवर्तन होता है। ध्वनि एवं अर्थ परिवर्तन के पश्चात भाषा की व्याकरणिक बनावट एवं व्यवस्था में परिवर्तन भी एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में चलायमान रहता है। इस प्रकार के परिवर्तन प्राय भिन्न भाषाभाषी संपर्कों के परिमाण स्वरूप तीव्र रूप से होता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विभिन्न भाषा एवं बोली के प्रयोगकर्ता एक साथ रहते हैं। हरियाणवी एवं पंजाबी भाषा ने यहाँ की हिंदी की संरचना में भी परिवर्तन कर दिया है। उदाहरणस्वरूप जे चाहे दा दे लो कि होंदा मैं न जाना इत्यादि ऐसी है। तो ये हमने जो चैप्टर 3 था तुलनात्मक भाषा विज्ञान के बारे में ही कहा है, और भाषा विज्ञान के पश्चात परंपरा में ये आता है। भाषा विज्ञान का सूत्रपात कहाँ से हुआ? तुलनात्मक भाषा के बाद हमने भाषा का वर्गीकरण देखा। फिर भाषा का वर्गीकरण बाद ये तो हो गया परिवार के अनुसार वर्गीकरण, फिर आकृति के अनुसार वर्गीकरण, फिर आकृति के अनुसार वर्गीकरण होते होते यहाँ पर ध्वनि परिवर्तन और नियम आ गए कुछ। फिर ध्वनि परिवर्तन नियम के बाद ऐतिहासिक भाषा विज्ञान आ गए। फिर भाषा परिवर्तन हुए, भाषा परिवर्तन, फिर ध्वनि परिवर्तन, आगम किसे कहते हैं, फिर आ गया लोप किसे कहते हैं, फिर आपका आ गया संगम अथवा समीकरण किसे कहते हैं, फिर विषमीकरण किसे कहते हैं, फिर विपर्यय किसे कहते हैं, और परिवेश पर आधारित ध्वनि परिवर्तन क्या है। उसके बाद हमने जो परिवेश के बाद ध्वनि परिवर्तन में इसे यहाँ पर अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच और अर्थादेश पढ़ा, और संरचना परिवर्तन भी पढ़ा। तो यहाँ पर आपको संक्षिप्त टिप्पणियाँ भी आ सकती है और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आप इसे पढ़िए और समझिए। इस तरह से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। अभी तक 100 सब्सक्राइबर नहीं हो पाया है। मैं बहुत प्रयत्न करती हूँ आपके पास बहुत सारे वीडियो पहुँचाऊँ, आप पढ़े, परीक्षा में अच्छे अंक लाए, लेकिन 100 सब्सक्राइबर 2-3 महीने से मैं कर रही हूँ, नहीं हो पा रहा है। तो आप मेरा साथ दीजिए। मुझे एक नई वीडियो जब होता है तो उसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और एक सब्सक्राइबर कर दीजिए। आप खुद एक सब्सक्राइबर है, आप अपने दोस्त को बोलिए कि आप एक सब्सक्राइबर हैं और वो अपने दोस्तों को बोले। इस तरह से सब्सक्राइबर बनिए मेरे, और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, हमेशा अच्छा रहिए। भगवान आपको अच्छा कर रहा है और करेगा, आप खुश रहिए। और इतना ही कह के मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। नमस्ते, धन्यवाद।